दुल्हन बनाने वाली जादुई मेहंदी। संध्या को देखने के लिए लड़के वाले घर पर आई थी। संध्या की मां ममता और उसके पिता लड़के के माता पिता से बात कर रहे थे। देखिए, हमारी बेटी बहुत गुणवानी और संस्कारी है। ऐसी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अपनी बेटी को तो बुलाइए। हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। रुपेश अपनी बेटी को आवाज लगाकर बुला लेता है। लो बहन जी, हमारी बेटी आ गई। लता जैसे ही संध्या को देखती है, संध्या को देखने के बाद वो अपना मुंह सा बना लेती है। अरे संध्या बेटा, आओ अपने होने वाली सास के पास आकर बैठो। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। जरा मुझे कुछ काम याद आ गया है। चलो भाई साहब, मैं चलती हूँ। लता, ये तुम्हें अचानक से क्या हुआ? ऐसा कौन सा काम है जो तुम यहाँ से अचानक से जाना चाहती हो? लता गोविंद के कान में कहती है। देखिए, मुझे ये लड़की पसंद नहीं आ रही। इसका रंग तो देखिए, कितनी काली है ये। गोविंद लता की बात सुनने के बाद हैरान रह जाता है। वो कुछ कह नहीं पाता। लता अपने पति गोविंद को लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी संध्या अपने माता पिता के सामने रोने लगती है। जानती हूँ कि ये लोग यहाँ से क्यों गए हैं, क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा रंग काला है। और सही बात यह है, कोई भी औरत इतनी काली लड़की को अपने घर की बहू क्यों बनाना चाहेगी। नहीं बेटी, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? तू तो बहुत सुंदर है। तेरे जितनी सुंदर लड़की कोई नहीं है। तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लोगों की सोच ही बेकार है। हाँ माँ, मैं बेकार में ही हार मान गई। कोई बात नहीं, ये लोग चले गए तो क्या हुआ, कोई ना कोई तो मुझे जरूर पसंद कर ही लेगा। ऐसे ही दिन पे दिन गुजरते हैं, लेकिन संध्या को कोई पसंद नहीं करता, जिसके चलते उसके कई सारे रिश्ते ऐसे टूट जाते हैं। लेकिन एक हेमलता नाम की औरत संध्या से अपने बेटे कबीर का रिश्ता तय कर देती है। अरे चिंता मत कीजिए भाई साहब, आप बस अपनी बात पर रहिएगा। बाकी तो हम आपकी बेटी को अपने घर पर खुश ही रखेंगे। मैं अपनी जुबान देता हूँ बहन जी, आप टेंशन मत लीजिए और शादी की रस्में शुरू कर दीजिए। दोनों परिवारों के बीच में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन संध्या शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। शादी के पहले दिन पर ही उसकी सास हेमलता उससे कहती है। तेरे पिताजी ने तेरा लहंगा तो बहुत ही महंगा खरीदा है। जाओ जल्दी से इसे चेंज करके साधारण कपड़े पहनकर आ जाओ, क्योंकि इतना महंगा लहंगा पहनकर तू घर के काम तो नहीं कर पाएगी। ये सुनकर संध्या को थोड़ा अटपटा तो लगता है, लेकिन वो अपनी सास की बात मानकर लहंगा उतार देती है और साधारण कपड़े पहनकर घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन वो एक नौकरानी की भांति घर में सारे काम करती और उसकी सास और उसका पति उसे जरा भी इज्जत नहीं देता। इससे अच्छा तो मेरी शादी ही ना होती। कम से कम मैं अपने घर पर खुश तो रहती। इस खालीपन की वजह से मुझे कितनी जिल्लत भरी जिंदगी झेलनी पड़ रही है। तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है और उसको देखकर कहती है। महारानी, यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए आई हो क्या? जल्दी से इस घर की साफ सफाई करो, कुछ मेहमान घर पर आने वाले हैं। हेमलता ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद बेचारी संध्या रोते हुए घर के काम करने लगती है। कुछ ही देर में घर पर मेहमान आ जाते हैं और संध्या उनके लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी संध्या हेमलता को अपने बेटे कबीर के लिए एक औरत से रिश्ते की बात करते हुए सुन लेती है। ये क्या, मेरी सास मेरे पति का दूसरा रिश्ता करना चाहती है? मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? संध्या रसोई में रो रही थी, तभी वहाँ हेमलता आ जाती है। अभी तक मेहमानों को नाश्ता नहीं दिया तूने? आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि आप मेरे होते हुए कबीर जी की शादी किसी और लड़की से करवा दोगी? मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। जरा सोच तो सही, तेरे जैसी बदसूरत लड़की से कोई अपने बेटे की शादी क्यों करवाएगा? मैंने तुझसे शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि तेरे पिता ने हमें खूब सारा दहेज दिया था, समझी? अब जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। ऐसा कहने के बाद हेमलता वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी संध्या अपनी किस्मत पर रोने लगती है। बहुत हुआ, जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, उस घर में मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। ऐसा सोचकर वो सबसे छुपकर घर छोड़कर चली जाती है और चलते चलते एक जंगल में नदी किनारे बैठ जाती है, जहाँ पर वो रोती रहती है। तभी वहाँ एक बच्ची आ जाती है और उसे रोता हुआ देख उससे कहती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी किस्मत ही ऐसी है जो मुझे रोना पड़ रहा है। वैसे मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। यहाँ कोई भी आता है तो कोई भी मुझसे मेहंदी नहीं लगवाता। तुम यहाँ बैठी हो और रो रही हो। क्या मैं तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगा सकती हूँ? उसके चलते तुम मुझे अपने बारे में बता देना। संध्या सेजल की बात मान लेती है, जिसके बाद सेजल के मेहंदी लगाते लगाते वो अपनी पूरी कहानी सेजल को बताती है, जिसे सुनकर सेजल को भी बहुत दुख होता है। अरे
तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई भी बुरा भला नहीं कहेगा और तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरे कालेपन की वजह से मेरी परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारी ये झूठी तसल्ली मेरे किसी काम की नहीं। तभी अचानक से संध्या की मेहंदी में एक अजीब सी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते संध्या का काला रंग अचानक से गोरा हो जाता है और वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो बच्ची एक परी में बदल जाती है, जिसके बाद वो परी संध्या से कहती है, मैं एक जादुई मेहंदी वाली परी हूँ। लोगों को मेहंदी लगाना मेरा शौक है। जब भी यहाँ कोई परेशान होकर आता है तो मैं उसकी परेशानी पूछते हुए उसे मेहंदी लगाती हूँ, जिसके बाद उसकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आपने तो मेरी सभी परेशानियाँ दूर कर दी और मैं इतनी सुंदर हो गई हूँ कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जादुई परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब वापस घर लौट जाओ, समय ज्यादा हो रहा है। संध्या वापस अपने घर लौट आती है, जिसके बाद उसकी सास हेमलता उसे जैसे ही देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। अरे संध्या, क्या ये तू है? माँ जी, ये मैं ही हूँ। कबीर जैसे ही संध्या को देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है, जैसे मानो उसको पहली नजर में संध्या से प्यार हो गया हो। अरे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत भी हो। कबीर और हेमलता दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वो दोनों संध्या से माफी मांगते हैं और संध्या उनसे कहती है, जो हुआ उसे भूल जाइए, अब हम लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एक जादुई मेहंदी संध्या की जिंदगी इस प्रकार बदल देती है, जिसके चलते वो अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। कांता नाम की एक औरत एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। पति पहले ही चल बसा था, तो उसके दो बेटे हितेन और रवेश उसका ख्याल रखते थे, जो कि किसी मिल में काम करते थे। वहीं तीनों बेटों ने पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करना शुरू कर दिया। दोनों बेटे गांव के आसपास गरीब लड़की से शादी कर लेते हैं, जो कि अपने साथ कुछ खास अच्छा दहेज नहीं लाती। कांता उन दोनों की माँ को दहेज के लिए बहुत बोलती है, लेकिन दहेज गरीब लोग कहाँ से जुटा पाते, जिसके चलते कांता अक्सर अपनी दोनों बहुओं को ताने सुनाया करती थी। वहीं एक दिन तीनों बेटे शहर से अपनी पसंद की लड़की से शादी करके घर में आ जाते हैं। ये देख कांता कहती है, बस यही दिन रह गया था कि तुम तीनों शहर पढ़ने जाओ और अपनी मर्जी से शादी करके यहाँ आ जाओ। कम से कम मुझे इतना तो बता देते कि मैं तेरी शादी में शामिल हो जाऊं। कोई बात नहीं माँ, हमें माफ़ कर दो। हमें फुर्सत नहीं थी कि हम आपको बताएं और हम आपको सरप्राइज भी देना चाहते थे, इसलिए बताया नहीं। आप जानती नहीं है, आपकी ये तीनों बहुएं हैं ना, बहुत बड़े अमीर घर से हैं। 3 ट्रक भरकर दहेज भी आया है। सच बेटा, मेरी तीनों बहू अमीर हैं और दहेज लेकर आई हैं। एसी है उसमें और वो 2 दरवाजे वाला फ्रिज। इतना ही नहीं माँ, तुम्हारी तीनों बहू फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलती है। राशि बोलकर दिखाओ। हाय माँ जी, आई एम योर बहू एंड माय नेम इज राशि सुभाष कपाड़िया एंड आई लव कुकिंग, डांसिंग। दिस इज माय यंगर सिस्टर श्वेता माही। हाय और रब्बा, बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मेरी बहू इतनी अच्छी होगी, गोरी चिट्टी अमीर घर की, इंग्लिश बोलने वाली। मजा आ गया। तुम यहीं रुको, मैं गृह प्रवेश के लिए कलश लेकर आती हूँ। अरे नहीं, बाहर ट्रक में बहुत सारा सामान भी होगा, कहीं गली का कोई ले ना जाए। मैं वो सारा सामान अंदर रखवाती हूँ और तुम दोनों, गुंजा सुमन, इन दोनों का गृह प्रवेश करो। जी माँ जी, अभी हम करते हैं। कांता की आंखों में दहेज का साफ लालच दिखाई दे रहा था। अपनी बहू का गृह प्रवेश करने के बजाय दहेज का सामान घर में रखवाती है। वहीं दोनों गरीब घर की बहू जिठानियाँ अपनी तीनों देवरानियों का गृह प्रवेश करती हैं। देवरानी जी अंदर आ जाइए और देवर जी के कमरे में जाकर आराम कीजिए। क्या तुम दोनों इस घर की बहू हो, हमारी जेठानी? या जस्ट टेल मी, बताओ। हाँ, हम दोनों तुम्हारी जेठानी हैं। व्हाट? तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कचरा उठाने वाली औरतें हो। क्या माँ जी भी पता नहीं कैसे गरीब लोगों को अपनी बहू बनाकर रखा है। इससे हम तीनों का स्टेटस खराब हो जाएगा। Absolutely right, राशि एंड माही। Just come to the room। वैसे भी हम तीनों बहुत थक गई हैं, इतनी दूर से आई हैं। And listen, हमारे लिए आइस टी बना कर ले आओ। पर वो क्या होता है और कैसे बनता है, हमें नहीं पता। Oh God, तुम दोनों की शक्ल देखकर ही मुझे पता लग गया था कि गरीब भी हो और अब पता चल गया गंवार भी हो। YouTube से ही देख लेना, समझ आई? ऐसा कहकर तीनों बहू अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं दोनों बड़ी बहू फोन में देखकर उनके लिए जैसे तैसे आइस टी बनाकर उन्हें देती हैं, जिसे एक सिप पीकर ही वो गिलास को फेंक कर कहती हैं,
यू छी, कितना गंदा बनाया है तुमने, ये कुछ करना नहीं आता, नौकर के लायक भी नहीं हो तुम लोग। क्या हुआ बहू, तुम परेशान क्यों हो? कुछ काम बिगाड़ा है क्या इन दोनों ने? हाँ माँ जी, इनसे कुछ बनवाया था, वो भी इनसे नहीं हुआ। Poor and illiterate people, let it be. We will order our iced tea online. गुंजा, सुमन, तुम दोनों को अकल नहीं है कि नई बहू आई है मेरी? याद रखना, इन तीनों मेरी अमीर बहुओं को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी। इस तरह कांता दहेज के लालच में अपनी तीनों अमीर बहू से कोई काम नहीं करवाती। उनका सारा काम दोनों गरीब बहुएं करती थीं। साथ ही तीनों बहू और कांता मिलकर उन दोनों बहू पर अत्याचार करते थे। उन्हें खाना खाने भी नहीं देते थे। वो जिस काम को कर लेती थी उसे बिगाड़ कर दोबारा काम करने को कहते थे। क्योंकि वो गरीब घर से थी तो कुछ कह भी नहीं सकती थी। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन आकर कहती है, अरे कांता, तेरी तीन अमीर बहू आ गई, तूने कोई पार्टी भी नहीं दी, ना मुंह दिखाई की रस्म रखी, और गरीब बहू लाने पर भी तूने कुछ नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि तू अपनी पांचों बहू की मुंह दिखाई की रस्म कर। हो बिल्कुल। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं कल ही पांचों बहू की गोद भराई की रस्म रखती हूँ। 8 बजे आ जाना। उन पांचों के पति तो नौकरी करने में ही व्यस्त रहते थे। वहीं पांचों बहू की मुंह दिखाई के लिए शानदार सजावट हो रखी थी। आस पड़ोस की सारी औरतें उनके लिए शगुन लेकर आईं। तभी शीला कहती है, ऐसे ही चालू करेगी क्या फंक्शन? अरे पांचों बहू से नचवा। अरे बहू जरा ठुमका तो लगा दो, लेकिन घूंघट में। सास के कहने पर पहले दोनों बहू नाचती हैं। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, मैं बची राम जी की कृपा से। अरे वाह बहू, ठीक ऐसे गांव की गवार की तरह दोनों नाच रही थी। अब हमारा डांस देखना। तभी गुनगुनाते हुए तीनों नाचती हैं। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गाल गुलाबी नैन शराबी चाल नवाबी रे। आहा, कितना अभद्र गाना गाकर अजीब तरीके से नाच रही है तेरी अमीर बहुएं। लाज शर्म है या नहीं? अरे ये तो आजकल का फैशन है, इतना अच्छा डांस किया। लो बहू, मेरी तरफ से नेक। तभी बाकी औरतें भी पांचों बहुओं को नाचने का नेक देती हैं। फिर पड़ोसन दोनों गरीब बहुओं की शक्ल देखकर उन्हें कहती हैं, तुम्हारी शक्ल देखकर उतना ही शगुन दे रही हूँ बहू, तो ज्यादा अफसोस मत करना। ये लो 101 रुपया। फिर पड़ोसन तीनों बहू की शक्ल देखकर उन्हें एक एक सोने का हार और महंगी साड़ी देती हैं। वैसे बड़ी बहू से ज्यादा तुम तीनों सुंदर लग रही हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो बढ़िया नेक होना चाहिए। वही तो, हम तीनों बहनें हैं ही सुंदर, मोस्ट गॉर्जियस सिस्टर। अब मेरी बारी, मैं अपनी तीनों अमीर बहू को बहुत अच्छा तोहफा दूंगी। ये लो तुम तीनों के लिए हीरो का हार, चांदी की पायल और ये 1001 रुपया। अरे अपनी दोनों गरीब बहुओं को भी तो कुछ दे दे। हाँ दे रही हूँ, ये लो तुम दोनों। ना तो तुम्हारे घर से दहेज आया और ना ही तुम इतनी अच्छी हो, इसलिए जो दूं ले लो, क्योंकि तुम मेरी अमीर बहू जितनी सुंदर नहीं हो। कोई बात नहीं माँ जी, आप हमें जो भी प्यार से देंगे हमें स्वीकार है। वैसे कांता, जो भी कहो, तेरी दोनों बड़ी बहू मुझे बड़ी प्यारी लगती है। रंग रूप ना सही, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। इस तरह मुंह दिखाई में तीन अमीर बहुओं को अच्छा शगुन मिलता है, तो वहीं गरीब बहुओं को अच्छा नेक नहीं मिलता। वक्त गुजरता है, कांता की तीनों बहुएं उसका कोई काम नहीं करती थी। वहीं दोनों गरीब बहुएं उसकी पल पल सेवा करती थी, उसके हाथ पैर दबाती थी। वहीं बारिश होने के कारण आंगन में कांता फिसल जाती है। अरे राम, कोई बचाओ मुझे। अरे मोरी मैया, मैं तो फिसल गई, मेरी कमर टूट गई। भैया, गुंजा बहू, सुमन बहू, राशि, माही, श्वेता, बचाओ। जहाँ तीनों अमीर बहू अपने कमरे में एक साथ नाच गाना करने में मशरूफ थीं कि कांता की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गुंजा और सुमन उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं और उसके दवाई लगाती हैं। माँ जी, आपके कहाँ दर्द हो रहा है बता दीजिए तो उधर ही दवाई लगा दूंगी। पैर में तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ माँ जी। अरे नहीं, तुमने वैसे भी मुझे दवाई लगा दी और सहारा दे दिया, वरना वो तीनों बहू तो किसी काम की नहीं है। बस इंग्लिश बोल कर इधर उधर भटकती रहती हैं, मेकअप करेंगी और तुम पर हुक्म चलवा लो। दोनों ही मेरी बहू हो, उन्हें तो घर का कोई काम करना भी नहीं आता। मुझे माफ़ करना बहू, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है वो माफ़ी के लायक भी नहीं है। अरे नहीं माँ जी, आपने इतना कह दिया वही बहुत है। अपने आप को बुरी सास मत समझना, आप बहुत अच्छी हैं। रही बात उन तीनों की, तो
आप उन्हें डांटिए, आपकी डांट से वो जरूर काम करेंगी। 1 मिनट रुको, मैंने तुम्हें अच्छा नेक नहीं दिया था। हीरो की हार की असली हकदार तुम दोनों हो, ना कि वो तीनों। ऐसा कहकर कांता उन दोनों को हीरो का हार देती है। उसके बाद अपनी तीनों अमीर बहुओं पर वो हुक्म चलाती है। कांता का असली सास रूप देखकर 3 बहू लाइन पर आ जाती हैं और सुधरने के बाद अपनी दोनों जेठानियों के साथ घर के काम कराने में मदद करती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।